कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है, एसबीआई अप्रेंटिस का जो आप लोग का एग्ज़ाम है, ये मात्र 1 दिन का समय बच चुका है, 11 जुलाई को। और जो भी मेरे दोस्त 11 जुलाई को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस क्लास को बिल्कुल एक बार अपने सनसनी नज़रों से देख लो, ठीक है? अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप के पास अगर 20 से 25 मिनट का समय है, तो इस पूरे के पूरे क्लास को देख लो और फिर जो है आप एग्ज़ाम हॉल में चले जाना। बिल्कुल ही आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हॉल में एसबीआई अप्रेंटिस की जो एग्ज़ाम हो रहा है 11 जुलाई को, 100% प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के पास बहुत कम समय बच चुका है। मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास में आए हैं, तो आपसे हमारा छोटा-सा रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं, कि क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। हर एक प्रश्न देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने हर एक प्रश्न को करा रखा है, ठीक है? पूरे आपके ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन को करा रखा है, जैसा कि आपका पेपर जो आएगा, बिल्कुल वैसा। ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है? पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है आपके। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को क्या नाम दिया गया है, जो कागजी नोटों का डिजिटल रूप है? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहले के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को क्या नाम दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है, जो कागजी नोटों का डिजिटलीकरण रूप है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं ई रुपीस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है, ठीक है? अब फटाफट से हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कह रहा है, भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और प्रबंधित करने वाली मुख्य जो है संस्था एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, जिसने यूपीआई सिस्टम विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे, कह रहा है कि भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और प्रबंधित करने वाली मुख्य संस्था एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीएस बैंकों के मुनाफे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जहां एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। और अगर आपको लगता है इसका राइट उत्तर पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर ज़रूर बताएं, ठीक है? सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, वो बिल्कुल इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है, तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है 12,000 की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जो है गणित के प्रश्नों में कॉपी और कलम का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको कम समय में अगर आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है तो देख लीजिए, ट्रिक से सॉल्व करिए। कह रहा है कि 12,000 रुपया की धनराशि और 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का समय है। तो सबसे पहले दर का फ्रैक्शन तोड़ लो। ये 10% है, तो 10% का मतलब क्या होता है? एक बटा 10, एक बटा इसका वैल्यू आ रहा है 10। आपको समझ में आ गया कि ये हो रहा है 1/10। 1/10 का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 10 रुपया है तो अगले साल हो जाएगा 11 रुपया। अगले साल कितना हो जाएगा? ये 11 रुपया। अर्थात आपको अगर इस साल 10 रुपया है तो अगले साल 11 रुपया हो रहा है। ठीक है, ये 2 बार हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो समय है 2 बार है। अब 10 में 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, और 11 में 11 से गुणा करेंगे 121 हो जाएगा। जब हमने देखा तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास 100 रुपया है तो ये अगले साल जो है 2 वर्षों के बाद में 121 रुपया होगा। अर्थात हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ब्याज कितने मिल रहे हैं? 21% ब्याज मिल रहा है। मतलब 2 वर्ष बाद जो है आपको परसेंटेज कितना देना पड़ेगा? 21%। तो आपके पास मूलधन कितना है? 12,000 रुपया। ठीक है, और इसी का 21% आप निकाल दो, 21/100 कर दो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 21 में 12 से गुणा कर दो। ये 21 दूना 42 के 2, 21 से कम है 21 और 4, 21 4 25। मुझे लगता है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, गणित का ही प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और फिर ग्राहक को 10% की छूट देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइएगा। ये थोड़ा सा जो है लॉजिकली है, पर बहुत ईजी तरीके से समझना है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। क्योंकि देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है सुबह के जिस दिन है, सुबह के हम 4 AM पे एक स्पेशल क्लास लाएंगे रामबाण प्रश्नों के साथ। ये क्लास देखकर ही जाना अपने एग्जाम हॉल में। ठीक है, सुबह के 4 AM पे। तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो क्लास आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो छोड़ना मत उस क्लास को किसी भी हालत में, एक बार देख कर ही जाना। अब देखिए, प्रश्न में बोला गया है हम लोगों से बिल्कुल कि मान लेते हैं कि हमारे पास किसी वस्तु का प्राइस क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। ठीक है, इसने कहा 30% अधिक जो है आप उसे अंकित कर दो। मतलब जो 100 रुपया का सामान है उसका जो MRP आपको 30% अधिक करना है। अर्थात 100 हम 30 रुपया कर दिए उसका प्राइस। इसने कहा कि भाई साहब, अगर कोई ग्राहक आता है तो आपको करना क्या है? बेचने से पहले आपको 10% का छूट देना है। 10% का छूट देने का मतलब है, हम बोल रहे हैं कि भाई साहब, अगर आप को कोई सामान खरीदना है तो 130 रुपया लगेगा, पर अगर आप खरीदते हैं तो हम आपको क्या करेंगे? 10% का छूट देंगे, अर्थात 100 वाला चीज़ 90 में देंगे। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 13×9 = 117, 13×9 = 117। अब आप देख लो, 13×9 = 117। इसने कहा क्या है, इसको समझो कि जो है इसने कहा है कि 100 रुपये का सामान है और 117 रुपये में बेच रहे हो। पहले तो खरीदे हो 100 रुपये में और इसी को बेच रहे हो 117 में, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 17% आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके की गलती नहीं करना है आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक निश्चित कोड भाषा में बैंकिंग को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ऑफिसर को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी गड़बड़ी नहीं करोगे। जो दिया गया है उसको रफ पे लिख लेना। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में कभी भी आपको गलती नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा है CBO
IJOH। आपको अब क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए बी के बाद होता है सी, ए के बाद होता है बी, एन के बाद ओ, यहाँ पे आई के बाद जे, एन के बाद ओ, के बाद आई, जी का एच। ठीक है, सब में प्लस वन किया गया है। और ये जो बीच वाला अक्षर है के होता है 11 पे, आई होता है 9 पे, यहाँ पे -2 कर दिया है, ये आपको ध्यान देना है बीच वाले अक्षर में। आप भी वही का काम करो। ओ के बाद होता है पी, ये वाला गलत। एफ के बाद होता है जी, एफ के बाद होता है जी, ये भी गलत। उसके बाद से देखो, अगर आप देखोगे आई, आई के बाद होता है जे, सी के बाद होता है डी, एफ के बाद होता है जी, यहाँ पे लिखा है एफ। हमारा जो है जी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देख लो, बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से जो है दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है, ये आप लोगों से हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7वें में। सबसे पहले अगर आपको दिशा नहीं पता है तो मैं आपको दिशा बता दूं। आपको दिशा पता होना चाहिए। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। और आपका ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है, ये दिशा हो गया। अब दिशा के अकॉर्डिंग चलो। इसने कहा है कि व्यक्ति उत्तर की तरफ 10 मीटर चलता है। उत्तर की तरफ इसको जाना है 10 मीटर। उत्तर, यहाँ पे खड़े हो, ऊपर चलोगे तो उत्तर होगा, देख लो ऊपर की दिशा उत्तर है। फिर जो है दाहिना तरफ मुड़ना है, ये दायां साइड हो गया, और 5 मीटर चलना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर उसके बाद दाहिना तरफ मुड़ता है, दाहिना देख लो, और कह रहा है कि 10 मीटर चलता है, ठीक है, 10 मीटर चल गया। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो ये जो है दूरी हमें निकालना है। तो कितना है, ऊपर 5 है तो नीचे भी आ जाएगा 5। 5 मीटर किधर है, 5 मीटर ये कौन सा दिशा हो रहा है, देख लो पूरब। ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल सही उत्तर था। मुझे लगता है गलती आप नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि द बैंक मैनेजर डिसाइडेड टू, और यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया है, डिसाइडेड टू। अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड भरा जाएगा। द लोन एप्लीकेशन ड्यू टू अ पुअर क्रेडिट स्कोर, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वीं की राइट उत्तर, अगर आपका पुअर क्रेडिट स्कोर है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट एरर फ्री स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9, किसमें गलती नहीं है उसको हमें चुनना है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 9, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा इंटरप्रेन्योर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि जो है ये जो समीकरण दिया है, इसमें वाट के स्थान पे क्या आएगा, चलिएगा बताएंगे सभी लोग। और मैं जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये क्लास अब डेली होगा, सुबह शाम दोपहर, क्योंकि एक दिन का समय बचा हुआ है, तो 3 से 4 जो क्लास आने वाले हैं आप उसको कर लो। 100% आपको सिलेक्शन होने वाला ये क्लास है, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप अंतिम के दिनों में क्लास को देख लो। प्रश्न 100% आपको यहाँ से देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। देखिए 144 रूट में है, इसका वर्गमूल क्या होता है, 21 प्लस
ये 14 में 5 से गुणा करोगे, 14 पच्चे 70, फिर माइनस यहाँ पे वाट के स्थान पे हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं एक्स बराबर दे रखा है 45। अब देखो इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 1 7 2 9। ये 45 इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 45, और ये माइनस का एक्स है तो इधर जाएगा तो प्लस का एक्स, अर्थात एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 51 में से 45 घट 91 में से 45 घटेगा 46, जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि जो है ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो पूरी काम कितने दिनों में समाप्त होगी? पूरा का पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 5 सेकेंड का समय दूंगा आप लोगों के। राइट उत्तर आप कोशिश करो बताने का, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जैसे मैंने देखा कि इसमें एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक व्यक्ति बी है जो इस काम को 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो लोग हैं। हमने क्या किया, इन दोनों से टोटल वर्क पता किया, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 60 होगा ना, 30 नहीं जी, 60 हो गया, ठीक है जी। अब देखिए 12 के पहाड़े में 12 पच्चे 60, और 15 के पहाड़े में 15 चौका 60, यही तो होता है। हमने देखा तो 5 और 4 9, टोटल जो वर्क है ए और बी एक दिन में मिलकर 9 काम करेंगे। टोटल काम कितना कराना है, 60। अब यहाँ से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54, 54 के बाद से शेष कितना बचा, 6 और 9, ये 3 के पहाड़ में कट जाएगा, 2/3, 6 पूर्णांक 2/3, 6 पूर्णांक 2/3 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है। मुझे लगता है कि प्रश्न आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा और आप आसानी से एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्नों को उड़ा कर आओगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है एक नाव की शांत जल में गति 15 किलोमीटर पर घावर है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति आवर है। नाव धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, क्या लगता है आपको, बताने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, जो भी आपको लगता है आप बता सकते हो। जैसे हमने देखा शांत जल में नाव जल की गति जो है, शांत जल में जल शांत है, अर्थात केवल बोट जो है, नाव का गति जो है 12 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है धारा की गति, धारा मतलब पानी की गति जो है 3 किलोमीटर है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब जिधर पानी जा रहा है, अनुकूल का मतलब होता है बी प्लस डब्ल्यू, जिधर धारा बह रहा है उधर ही आपको जाना है। तो आपका तो स्पीड है बोट का 12 और 3 किलोमीटर आपको धारा जो है स्पीड बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 15। इसने कहा कि आपको जाना है 75 किलोमीटर दूर, तो समय क्या लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, 15 या 45, आपको लगेंगे कितना, 15 पच्चे 75, 5 घंटे। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है संख्या श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13 के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, ज्यादा आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, आप इजीली समझोगे तो आसानी से बन जाएगा। 4 से 9 हो गया, कितना जोड़ा होगा, 4 और 5 9, 9 से 19 हो गया अर्थात 10 जोड़ दिया, 19 से 39 हो गया अर्थात 20 जोड़ दिया, 39 से 79 हो गया 40 जोड़ दिया। अब देख रहे हो 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, हर बार 2 से गुणा किया है, अब भी 2 से गुणा कर दो, 40 दूना 80, यहाँ से 80 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9, 8 7 15,
159 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र को 140 अंक मिलते हैं और वह जो है 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर क्या होने वाला है? मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, क्योंकि अभी भी आपके पास एक दिन का समय है जिसमें आपको जो है 3 से 4 क्लासेज प्रोवाइड होने वाला है, जो कि हर एक प्रश्न आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, देखिए अगर आपको पास होना है तो आपको 35% अंक लाना होगा, पर एक व्यक्ति है जिसके अंक कितना है, नंबर 140, और वो फेल हो गया। फेल कितने नंबरों से हुआ है? 35। अगर इसको 35 अंक हम दे देते हैं तो ये हो जाएगा पास। पास होगा अर्थात 35% अंक इसके आए हैं, ये हो जाएगा 5, 14×3 = 17। ये 35 के पहाड़े में देख लो कितना मर्त में कट रहा है, 5 मर्त में। 1% का जो वैल्यू है यहाँ पे ये आ रहा है 5%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। ये जो है आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका जो है महत्तम समापवर्तक 5 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त हैं बताने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो कभी भी अनुपात दिया जाए तो आप उसे मान लो x। एक है 3x, एक है 4x। इसने कहा है यदि इनका महत्तम समापवर्तक 5 है तो हम इनका महत्तम समापवर्तक देखेंगे तो क्या आएगा? x आएगा। इनका महत्तम निकालोगे 3 और 4 का तो वैल्यू 1 होता है, मतलब x दोनों में कॉमन जो होता है वही तो महत्तम होता है, बराबर 5। इसने कहा है कि इनका लघुत्तम, तो 3 और 4 का लघुत्तम कितना होता है? 3 चौका 12x। तो 12 और x का वैल्यू कितना है हमारे पास? 5। 12×5 = 60। मुझे लगता है गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होगा अगर आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वह मेरे दीदी के इकलौते बेटे की पत्नी है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 16 ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है, समझिएगा। यहाँ पे इसने कहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित कह रहा है, खुद को समझो आप अमित हो और आप एक महिला के बारे में कह रहे हो कि वह मेरे दादा, वो जो महिला है ये अमित के दादा के इकलौते बेटे, अमित के दादा के इकलौता बेटा कौन होगा? अमित के पिता की पत्नी है। अमित की इकलौते बेटा की पत्नी है, अर्थात अमित के जो फादर हैं, ठीक है, उनकी ये कौन है? जो है वाइफ है। तो महिला का अमित से क्या मत संबंध है? महिला का अमित से, तो अमित से जो है महिला का संबंध क्या है? तो अमित की महिला क्या है बताइएगा? क्या लगेगी? माता। जब इसके पिता जो है पिता के ये कौन है? वाइफ है, तो इसकी क्या हो जाएंगी? माता हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यदि दी गई वर्णमाला श्रृंखला को देखा जाए तो इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से आप लोग बताइएगा। देखिए बी होता है 2 पे, डी होता है 4 पे, जी होता है 7 पे, के होता है 11 पे, पी होता है 16 पे। अगर देखोगे तो पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ दिया है, फिर 5 जोड़ा है, तो इसके आगे आपको पता है कि 6 जोड़ना पड़ेगा। जब हम 6 जोड़ेंगे तो 16 6 22। 22 पे होता है कौन सा अक्षर? वी। अगर आपने वी को चुना है तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है।
ऑप्शन नंबर सी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ओ बिल्कुल बीच में बैठा है, पी टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो कि रेखा के पीछे रेखा के छोर पर है। क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है ये हमें बताना है। देखिए सीधा सीधी आप देख लो, सीधी रेखा है, ठीक है, सभी लोग उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब ऊपर की तरफ, उत्तर ऊपर दिशा में होता है, ठीक है। क्यू बिल्कुल बीच में बैठा है, क्यू को बैठा लो यहाँ पे बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा पी टी के ठीक बायां बैठा है, पी जो है टी के ठीक बायां बैठा है, पी टी के ठीक बाईं बैठा है, टी के ठीक बायां, अगर टी यहाँ पे है तो इसका बायां दिशा में ये हो जाएगा पी। इसने कहा आर एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, आर जो है एस के ठीक दायां बैठा है, एस के ठीक दायां में कौन बैठा है, आर, ठीक है जी, ये लोग बैठ गए। इसने कहा है कि जो है क्यू के ठीक बायां कौन बैठा है, क्यू के ठीक बायां, क्यू के ठीक बायां में कौन बैठा है, क्यू के ठीक बायां में कौन बैठा है, क्यू के ठीक बायां में कौन बैठा है, आप देख लो कौन बैठा है, एस। ऑप्शन नंबर आपके डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और जो है एक अलग है, भिन्न है, तो बाकी जो अलग है उसी को हमें चुनना है, हमें अलग वाले की पहचान करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है एस बी आई, पी एन बी, एच डी एफ सी और बी ओ बी। अब देखोगे भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एच डी एफ सी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इसमें अलग कौन सा बैंक है ये हमें बताना है। तो देखिए ये एच डी एफ सी जो बैंक है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो है प्राइवेट जो है बैंक है, बाकी तीनों के तीनों जो है आपके सरकारी बैंक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा, डी का अर्थ भाग, तो दिए गए समीकरण का मान जो है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। 12, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ यहाँ पे देख लो, सी का अर्थ है गुणा 3, ए का अर्थ क्या है प्लस, और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है भाग, और बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है आपका -5। अब बना लो, सबसे पहले भाग दोगे, यहाँ पे गुणा कर लो, 12 3 36 प्लस 4 चौका 16 -5, ये हो जाएगा 40 और -5 कितना हो जाएगा 35, जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है चेक या बैंक ड्राफ्ट जारी होने की तारीख से कितने समय तक वैध रहते हैं, जिसके बाद में वे स्टेट चेक को हो जाते हैं, स्टील चेक हो जाते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, तो स्टील चेक कब हो जाएगा, जब चेक 3 महीना से अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बैंक प्रणाली में नेफ्ट और आरटीजीएस को प्रमुख फंड ट्रांसफर माध्यम है, जहां आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में रखना अनिवार्य होता है, इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्हें बताया है CRR बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत
खोले गए बुनियादी बचत खातों में ग्राहकों को कितने रुपए की जो है ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा 1,000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 10,000 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हमारे देश में केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति की समीक्षा सामान्यतः जो है वर्षों में कितनी बार जो है की जाती है, एक वर्ष में कितनी बार की जाती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हर 2 महीने में एक बार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से जो है हम लोग आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास को अंत तक देखे हो, अगर आपको लगता है कि आपके लिए यहाँ पे मेहनत किया गया है, तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अभी आपको शाम में भी क्लास आने वाला है, दोपहर में भी, सुबह में भी। तो ये 3 जो क्लासेज हैं जो आपको अंतिम समय में मिलने वाला है, तो बिल्कुल इसे इग्नोर मत करो। आप हर एक क्लास कर लो और बिल्कुल एग्जाम हॉल में पहुंच जाओ, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।